देखो पिछली क्लास में जो हमारा चल रहा था वो था बोमन संपुट ग्लोमेरुलस के द्वारा परानिस्यंदन की क्रिया, है ना। तो परानिस्यंदन की क्रिया की अपन ने बात की। परानिस्यंदन किसे कहते हैं कि ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त जो है वो छनकर कहा जाता है बोमन संपुट की गुहा में पहुंचने की जो क्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, परानिस्यंदन कहा जाता है। तो जो सेकंड जो स्टेप आएगी वो आएगी चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनरावशोषण। तो चयनात्मक पुनरावशोषण की अगर अपन बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर इसको अपने ये बोमन संपुट है और बोमन संपुट से यहाँ पर ये कुंडली नलिका और ये जाके कहाँ होगी, एल्ले के लूप में। तो यहाँ से ये यू आकार की नलिका और ये यू आकार की नलिका जो है तो ये अधिक चौड़ी रहेगी यहाँ से और उसके बाद में ये कम और ये खुलेगी कहाँ पर, संग्रह नलिका में। ये नेफ्रॉन की संरचना अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है एक रक्त वाहिनी जो है रक्त को लेकर आती है। ये रक्त वाहिनी क्या करेगी, रक्त को लाएगी। एक रक्त वाहिनी जो है रक्त को लेकर जाती है और यहाँ पर ये जो है केशिकाओं का एक गुच्छ बनता है। और इस गुच्छ को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से जो ग्लोमेरुलस दाब जो था उसके कारण ये छनित्र कहाँ आया, बोमन संपुट की गुहा में। कहाँ आया, बोमन संपुट की गुहा में। और ये छनित्र, ये क्या है, छनित्र अर्थात नेफ्रॉन जो है, उस नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस के द्वारा जो पदार्थ रक्त में से छनकर कहाँ आए, बोमन संपुट की गुहा में। और ये क्या है, अब देखो इस गुहा में पहुंचने के पश्चात क्या होगा। अब ये छनित्र जो है, इस छनित्र में आवश्यक पदार्थ भी है और अनावश्यक पदार्थ भी है। जैसे ही छनित्र जो आया उसमें आवश्यक पदार्थ भी हो सकते हैं और अनावश्यक पदार्थ भी। जैसे
जैसे इसमें ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, उसके बाद में विटामिन्स होंगे, उसके बाद में मिनरल्स या आयंस, और यूरिया भी होगा यहाँ पर, यूरिक अम्ल भी होगा, क्रिएटिनिन भी होगा, है ना। तो ये सारे पदार्थ छन के कहा जाते हैं और जल की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी, जल की मात्रा भी होगी। तो ये सारे पदार्थ जो हैं वो कहाँ ये छनकर बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। अब ये बोमन संपुट की गुहा से कहाँ जाएंगे, जो नेफ्रॉन की संरचना जो थी उस नेफ्रॉन की संरचना में यहाँ से आगे का भाग जो है वो क्या कहलाता है, नलिकाएं। ये नलिकाएं हैं, ये भी नलिका है और ये भी नलिका है ना। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है, अब पुनरावशोषण होगा। क्या होगा, पुनरावशोषण। पुनरावशोषण का मतलब क्या होगा कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन की नलिकाओं से आवश्यक पदार्थ जो है वापस अवशोषित होकर कहाँ पहुँचेगा, रक्त में पहुँचेगा। इनके चारों तरफ क्या होगी, रक्त वाहिनियाँ होगी यहाँ पर। तो नेफ्रॉन से अर्थात नेफ्रॉन की नलिकाओं से आवश्यक पदार्थ निकलकर कहाँ पहुँचता है, रक्त में पहुंचता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुनरावशोषण कहा जाता है। तो पुनरावशोषण किसे कहते हैं, छनित्र बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित छनित्र में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का नेफ्रॉन की नलिकाओं के माध्यम से वापस रक्त में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। तो चयनात्मक पुनरावशोषण किसे कहा जाएगा, जो छनित्र जो है, जो नेफ्रॉन, जो ग्लोमेरुलस अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उसके द्वारा छनित्र का आया बोमन संपुट की गुहा में। तो इस छनित्र में जो है आवश्यक पदार्थ भी होंगे, अनावश्यक पदार्थ भी होंगे। तो इन सभी पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। हाई थ्रेशोल्ड जो पदार्थ होंगे, उसके बाद में निम्न थ्रेशोल्ड पदार्थ होंगे, और उसके बाद में अथ्रेशोल्ड पदार्थ। तो इन पदार्थों का क्या होता है, जो हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनका 100% क्या कर लिया जाता है, पुनरावशोषण कर लिया जाता है। निम्न का क्या होगा, जिसको कुछ मात्रा में अवशोषण होता है, और जो अथ्रेशोल्ड पदार्थ जो होते हैं उनका किसी का भी क्या किया जाता है, पुनरावशोषण नहीं किया जाता, अर्थात उनको यूरिन के साथ क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो अगर अपन देखेंगे तो ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है ये क्या होंगे, हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ होंगे। तो इनका क्या कर दिया जाता है, 100% पुनरावशोषण किया जाएगा। तो अब देखो इसके भाग की बात करते हैं। ये जो भाग है इसका, ये कौन सा भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है एहले का लूप, और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका।
दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये है संग्रह नलिका। तो इन सभी में अलग अलग पदार्थों का क्या होगा, पुनरावशोषण किया जाएगा। तो जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होगा, यहाँ पर जो छनित्र जो आया उसमें आवश्यक पदार्थ अनावश्यक सभी पदार्थ हैं। इनमें से ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है, किस किस का, ग्लूकोज कोमा अमीनो अम्ल, इनका क्या किया जाता है, पूर्णतः पुनरावशोषण कर लिया जाता है। इनको अपन लिख सकते हैं, इनका पूर्णतया पुनरावशोषण कर लिया जाता है। और इनका जो अवशोषण होगा वो भी कैसा होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि अपन ने जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, जब नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं के ऊपर क्या पाई जा रहे थे, रसांकुर, माइक्रोविलाई। अगर याद हो तुमको, यहाँ पर ये कोशिकाएं जो थी इस तरीके से यहाँ पर उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। ये क्या थे, रसांकुर। और इन रसांकुर के कारण यहाँ का अवशोषणकारी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इनके कारण अवशोषण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। दूसरी बात अपन ने ये की थी कि इन कोशिकाओं जो होती है, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अवशोषण होगा वो कैसा होगा, सक्रिय अवशोषण होता है। कैसा होगा, सक्रिय अवशोषण। और दूसरी बात, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर, कारण समझ में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो इनका अवशोषण होगा, इनका अवशोषण सक्रिय रूप से होता है। तो सक्रिय रूप से मतलब क्या हुआ कि जो इनका अवशोषण जो होगा सक्रिय, जो पैसिव, और एक होता है एक्टिव, एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय अवशोषण। तो यहाँ पर जो होगा सक्रिय अवशोषण होगा, और सक्रिय अवशोषण के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और ये एटीपी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो रसांकुर पाए जाने के कारण यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण यहाँ पर अवशोषण जो होता है ग्लूकोज का और अमीनो अम्ल जो है, इनका 100% अवशोषण होता है। और कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पर जो आयंस जो होते हैं उनका भी क्या, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन जो होते हैं उनका भी क्या होगा, अवशोषण होता है। तो यहाँ कुछ मात्रा में पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयनों का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में होगा, तो पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन लगभग माने तो अपन 70 से 75% जो है किसका अवशोषण होता है, क्लोराइड, वो पोटेशियम और सोडियम आयनों का क्या होगा यहाँ पर अवशोषण होता है। क्लोराइड आयनों का जो अवशोषण होगा बहुत कम मात्रा में होता है, जल का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता है।
तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन जो प्लाज्मा से छनकर आया तो उसी कंसंट्रेशन जो होगी वो प्लाज्मा के समान ही होगी इसकी, क्योंकि ये कहाँ से छन के आ रहा है, रक्त के प्लाज्मा से। तो रक्त प्लाज्मा में कि अगर कोशिकाएं निकाल दी जाती है तो वही सॉल्यूशन ये आया छनित्र यहाँ पर। वो प्लाज्मा में कि अगर क्या करेंगे, ये छनित्र में क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर प्लाज्मा जो है रक्त का प्लाज्मा में से अगर अपन कोशिकाओं को और प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग है वही क्या है, ये छनित्र है। क्लियर। और इस छनित्र की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके समान होगी, उसी प्लाज्मा के समान होगी, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा जो है वो क्या है, समान। अब धीरे धीरे आगे जाएगा तो यहाँ पर ये असमपरासारी विलयन था और जैसे जैसे अब ये यहाँ पर आएगा, ये किसमें, हेनले के लूप में। अब हेनले का लूप जो है इसकी कितनी शाखाएं हैं, 2। तो इसका ये भाग जो है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस भाग को तो क्या कहेंगे, अवरोही। ये तो कौन सा भाग हो गया, अवरोही, अवरोही भुजा या अवरोही भाग हो जाएगा। और इस भाग में मुख्यतः किसका अवशोषण किया जाएगा, इस भाग में मुख्यतः जल का अवशोषण किया जाएगा। इस भाग में मुख्यतः जल का पुनरावशोषण किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जल की मात्रा जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन विलयन जो होता है उसमें क्या क्या होंगे, एक तो विलेय होगा और एक विलायक होगा विलयन में। तो यहाँ पर जो विलायक जो है वो जल है, जल में जो सॉल्यूशन जो छनित्र था उसमें से जल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बताओ जो उपस्थित सॉल्यूशन होगा धीरे धीरे गाढ़ा होगा नहीं होगा, जल की मात्रा कम हो रही है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब ये सॉल्यूशन जाएगा कहाँ पर, इसमें, इस भुजा में। और ये भुजा कौन सी है, आरोही भुजा। ये भुजा कौन सी भुजा है, आरोही भुजा। और इस आरोही भुजा में जल का पुनरावशोषण नहीं होता है। यहाँ पर किसका पुनरावशोषण होगा, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं इनका पुनरावशोषण किया जाता है। तो जो हेनले के लूप की बात करें तो हेनले के लूप की कितनी शाखाएं, कितनी भुजाएं होती है, 2 भुजा होती है, एक आरोही भुजा एक अवरोही भुजा। अवरोही भुजा तो कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ असेंडिंग, और एक होती है ऊपर की तरफ डिसेंडिंग। तो इस भुजा में तो किसका अवशोषण होता है, मुख्यतः जल का अवशोषण किया जाएगा। यहाँ पर तो इस भुजा में किसका अवशोषण होगा, जल का पुनरावशोषण किया जाता है। और आरोही भुजा की अगर अपन बात करते हैं तो आरोही भुजा में से यहाँ पर जो आयंस जो हैं इनका क्या हो जाएगा, पुनरावशोषण किया जाएगा। अब बताओ इसमें से अपन आयन निकाल लिए, वापस सॉल्यूशन वही हो गया नहीं हो गया, क्योंकि पहले जल का अवशोषण हुआ अब आयंस का अवशोषण हो गया, तो क्वांटिटी सेम सी हो गई लगभग। तो ये विलयन वापस क्या हो जाएगा, समपरासारी विलयन हो जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा कहाँ पर, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी किसका पुनरावशोषण किया जाता है, यहाँ पर कुछ मात्रा में, यहाँ पर कुछ मात्रा में जो क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का पुनरावशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर किसका पुनरावशोषण किया जाएगा, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उसके बाद में पोटेशियम आयन है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर जल का भी क्या किया जाएगा, पुनरावशोषण किया जाता है। और इनका क्या किया जाएगा, पुनरावशोषण किया जाता है। और जो संग्रह नलिका की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जल का पुनरावशोषण किया जाता है।
तो यहाँ पर किसका पुनरावशोषण किया जाएगा? जल का पुनरावशोषण किया जाता है किसके अंदर? संग्रह नलिका में। तो जो छनित्र जो आया यहाँ से, छनित्र सबसे पहले किस में जाएगा? समीपस्थ कुंडली नलिका में, उसके बाद में पहुँचेगा हैले के रूप में, उसके बाद में दूरस्थ कुंडली नलिका में और संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका में पहुँचते पहुँचते रक्त जो छनित्र जो है, उस छनित्र में से जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उन सभी आवश्यक पदार्थों का क्या कर लिया जाता है? पुनरावशोषण कर लिया जाता है। और जल की भी लगभग मात्रा जितनी अवशोषित होनी है वो हो जाती है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते किसका निर्माण हो जाएगा? मूत्र का निर्माण हो जाता है। और तो इस तरीके से ये क्या होगा? पुनरावशोषण की प्रक्रिया होगी। तो छनित्र में से सबसे पहले समीपस्थ कुंडली नलिका में, समीपस्थ कुंडली नलिका में मुख्यतः ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कार्बोनेट आयंस और उसके बाद में कुछ मात्रा में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोनेट आयन, जितने भी आयंस होते हैं उनका क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाता है। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का जो अवशोषण होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर एक्टिव रूप से होगा। और ये जो होते हैं यहाँ पर ये डिफ्यूजन भी होगा, इनका एक्टिव भी हो सकता है। कुछ का एक्टिव होगा, कुछ का सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा? अवशोषण किया जाएगा। उसके बाद में पहुंचता है कहाँ पर? हैले के लूप में। और हैले के लूप की कितनी भुजाएं होंगी? 2 भुजाएं, एक अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा होगी। अवरोही भुजा के अंदर मुख्यतः किसका अवशोषण किया जाएगा? जल का अवशोषण किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर वापस किसका? पोटेशियम, सोडियम आयन का अवशोषण किया जाएगा। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और इनका अवशोषण किया जाएगा। और फिर ये संग्रह नलिका में किसका अवशोषण किया जाएगा? जल का अवशोषण किया जाता है। तो कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पर जो है संपरासारी विलयन था, संपरासारी विलयन, यहाँ पर भी संपरासारी विलयन होगा क्योंकि जल की मात्रा का कोई अवशोषण नहीं हुआ। तो यहाँ पर जल की अवशोषण हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? अतिपरासारी विलयन। उसके बाद में यहाँ पर आयंस का अवशोषण हो गया तो यहाँ पर भी लगभग संपरासारी विलयन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये किसका? सोडियम, पोटेशियम का अवशोषण हुआ और उसके बाद में इसमें जल का पुनरावशोषण किया जाएगा। तो ये पुनरावशोषण की प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है? अलग अलग पदार्थों का पुनरावशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है H2O का